Hello students, welcome again for revision lecture of aldehydes, ketones and carboxylic acids. aldehyde, ketones and carboxylic acids में हम reactions पे थे एक्चुअल में। जो रिएक्शन aldehyde और कीटोन देते हैं उसमें हमने कंप्लीट किया था रिडक्शन तक। रिडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ था, रिडक्शन ऑफ कीटोन बाय मैग्नीशियम, यहाँ तक हम लोग आके पहुँच गए थे। तो रिडक्शन जो होता है कीटोन का बाय मैग्नीशियम, ये रिएक्शन सिर्फ कीटोन ही दे सकता है, अल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं दे सकता। कीटोन के केस में हमने देखा था कि वहाँ पे एक एसीटोन के 2 यूनिट्स आपने यूज़ किए हैं, वहाँ पे फॉर्मेशन पिनेकॉल का फॉर्मेशन हमारा हुआ है। पिनेकॉल के फॉर्मेशन तक हम आके पहुँच गए थे, मतलब उतने रिएक्शंस हमने कवर कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। टुडे आज जो हम रिएक्शंस या जो भी वॉट एवर एक्सप्लेनेशन कवर करने वाले हैं, दैट पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन इज सीम्स टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट इफ़ यू सी CET पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ऑक्सीडेशन का ही पार्ट कवर अप होगा, बहुत सी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। हो सकता है कि हर एक चीज़ मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, बट एटलीस्ट बोल रही हूँ, आपको सुनना होगा, आपको लिखना होगा। इफ़ यू फील लाइक कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें वहाँ पे पूछे जा सकते हैं और वो ज़रूरी है अभी, क्योंकि MHCET का जो भी पोस्टपोन हो रहा है वो थोड़ा वहाँ पे चल रहा है। तो टेक दैट एडवांटेज, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से आगे बढ़ो। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अल्डिहाइड्स जो होते हैं, अल्डिहाइड्स कीटोन्स में रिडक्शन तो हमने देखा था, बट व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन, कि अल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है या नहीं होता, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ये पीछे जो लिखा है वो देखने की कोशिश मत करो, वो बाद वाला टॉपिक है, पहले जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पर फोकस करो। ठीक है, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं वो जैसे रिडक्शन वहाँ पे उनका हो सकता है क्या, वैसे ही उनका वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो सकता है और वो एक पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। जब अल्डिहाइड जो होते हैं, अल्डिहाइड का जब वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें सेम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स आपको मिलते हैं। बट अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन हुआ तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है आपको, उसमें एक कार्बन कम होता है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये गिवन है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा पढ़ते पढ़ते वो मिस हो जाता है वहाँ पे कि कीटोन का भी वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा अलग तरीके से होगा। कौन सा रिएजेंट यूज़ होगा वो सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं बेसिकली एक जनरल फॉर्मेट में देखो तो उनका ऑक्सीडेशन होने के बाद वहाँ पे वो देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद अल्डिहाइड जो कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पे देता है उसमें सेम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होते हैं एज गिवन इन अल्डिहाइड। ठीक है, सो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फिर हम यूज़ करने वाले हैं। अल्डिहाइड को अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे बहुत से है, KMnO4 है, डाइल्यूट HNO3 है, काफ़ी ऐसे जो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं दिए हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7, KMnO4, डाइल्यूट HNO3, ये सब जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है इनका यूज़ करके आप अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये काफ़ी सिंपल हो सकता है बिकॉज इन केस ऑफ अल्डिहाइड देखो, अल्डिहाइड का अगर मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर निकाला तो अल्डिहाइड में आपको क्या करना है, कार्बन टू हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड है उस पर आपको टारगेट करना होगा। अगर आपको अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करना है तो कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उनका ब्रेक होना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। सो ये काफ़ी आसानी से हो सकता है बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन को अगर आप देखो तो डिसिमिलर एलिमेंट्स है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा तो कुछ डिफरेंस उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी नज़र आएगा। सो ये पॉइंट्स को देखते हुए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना बहुत आसान हो सकता है इन केस ऑफ अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड को अगर आपको वहाँ पे
कन्वर्ट करना है रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में, बहुत से रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हो। K2Cr2O7 यूज़ कर सकते हो, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर सकते हो, डाइल्यूट HNO3 जो है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, या क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, वो भी वहाँ पे यूज़ हो सकता है। क्रोमियम ऑक्साइड भी वहाँ पे यूज़ हो सकता है। ये अल्डिहाइड की मैंने बात की। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कीटोन, क्या कीटोन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। कीटोन भी वहाँ पे ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और कीटोन के केस में अगर आपने देखा तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो फॉर्म होता है उसमें एक कार्बन एटम कम होता है, एक कार्बन एटम उसमें क्या होता है, कम होता है। बट कीटोन के केस में अगर आप देखो तो K2Cr2O7, KMNO4, डाइल्यूट HNO3, इनसे ऑक्सीडेशन कीटोन का नहीं होगा। बिकॉज कीटोन का केस आप देखो, अब यहाँ पे सपोज मैंने दिया है यहाँ पे R, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, ये एक कीटोन है। जनरल वे में हमने यहाँ पे दिया ये कीटोन है। कीटोन में यहाँ पे कार्बन टू कार्बन जो लिंक है या कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है वो ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा। बहुत जल्दी से वो वहाँ पे ब्रेक नहीं हो सकता। इसलिए कीटोन के केस में अगर आप बोलोगे कि यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज़ करेंगे और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें हम कन्वर्जन करेंगे, सो इट विल बी नॉट हेल्पफुल इन केस ऑफ कीटोन। कीटोन के केस में आपको ये दिए हुए जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनका यूज़ कोई भी वहाँ पे हम नहीं कर सकते। बिकॉज वहाँ पे एक ही जो पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही वहाँ पे यूज़ होता है। कीटोन जो होता है वो विगरस ऑक्सीडेशन दे सकता है सिर्फ CrO3 के प्रेजेंस में। CrO3 क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड जो है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के प्रेजेंस में ही कीटोन विगरस ऑक्सीडेशन देके कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। जिस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन एटम कम होता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखो, बार बार मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे अल्डिहाइड का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हुआ तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो है वो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स एज इट इज़ वहाँ पे आपको मिलेंगे। बट इफ़ कीटोन का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हुआ है विद द हेल्प ऑफ CrO3, स्पेसिफिक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफ़ी स्पेसिफिक है, वहाँ पे अगर CrO3 के प्रेजेंस में कीटोन का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हुआ तो एक कार्बन एटम वहाँ पे कम हो जाता है। नॉर्मल लॉजिक लगाओ, यहाँ पे कीटोन हमने दिया है, ये 3 कार्बन एटम सपोज प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तभी तो बन पाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ 3 थे, यहाँ पे 2 ही कार्बन प्रेजेंट है। मतलब वो जो सेंटेंस दिया है वो बिल्कुल सही है कि इफ़ यू जस्ट ऑक्सीडाइज कीटोन का अगर आप ऑक्सीडेशन वहाँ पे करते हो इन प्रेजेंस ऑफ CrO3, विगरस ऑक्सीडेशन करते हो, तो कीटोन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है इट कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन लेस देन रिस्पेक्टिव कीटोन। इफ़ योर रिस्पेक्टिव कीटोन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम्स then your carboxylic acid will carry 3 carbon atoms only. If ketone consists of 3 carbon atoms then carboxylic acid will consist of only 2 carbon atoms. That's it. ये क्वेश्चंस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिया था। तो असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिल जाएगा वहाँ पे कि वहाँ पे कीटोन से आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे कि प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे CrO3 का जो प्रेजेंस होता है उसके ही प्रेजेंस में हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं एंड इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड विच कैरी 1 कार्बन एटम लेस देन द कीटोन। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे देखा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बिहेवियर जो भी दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल कीटोन्स, एक्चुअल में सिंपल कीटोन्स जो होते हैं ना वो वहाँ पे क्या देते हैं आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। इफ़ अगर मिक्स्ड कीटोन वहाँ पे है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। तो ये जो वैरायटी है इस तरीके से कि ऑक्सीडेशन ही है, बट ऑक्सीडेशन में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम अल्डिहाइड के लिए अलग यूज़ करते हैं और कीटोन के लिए अलग यूज़ करते हैं। ये वैरायटी हमें क्यों मिल रही है या क्यों ऐसे हमें करना पड़ रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस बॉन्डिंग। ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ब्रेक करना पॉसिबल हो सकता है आसानी से अल्डिहाइड के केस में, बट इफ़ यू सी इन कीटोन केस कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग है,
वो ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हैंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और विगरस ऑक्सीडेशन वहाँ पे होना चाहिए, तब जाके क्या हो सकता है, कीटोन का कन्वर्जन मिल सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, विच हैविंग 1 कार्बन एटम लेस दैन द प्रीवियस कीटोन टेकन एज अ रिएक्टेंट। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम लोग बढ़ते हैं अल्डिहाइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो पॉइंट है बेसिकली कि अल्डिहाइड्स एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल बात है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या करके एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट करेगा। बेसिकली थोड़े से कंसेप्ट्स खुद के क्लियर करो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केस में जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्डिहाइड के केस में क्या हो रहा है, अभी जस्ट देखो कि अल्डिहाइड के केस में क्या हो रहा है। अल्डिहाइड के केस में आपको दिखाई दे रहा है कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से, एंड हमें मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या करके एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट करेगा इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। सिंपल है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट करके वहाँ पे हम उसे वहाँ पे रेफ़र करते हैं। तो चलो, अल्डिहाइड्स एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा किस तरीके से यहाँ पे दिया है और क्यों दिया है, क्या करना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली देखो, अल्डिहाइड्स जो होते हैं, ठीक है, अल्डिहाइड जो होते हैं दे रिड्यूस, एक्चुअली दे रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन को वो रिड्यूस कर देते हैं, वो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, वो वहाँ पे शिफ बेस जो शिफ रिएजेंट है उसके साथ भी रिएक्शन दिखाते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन है, टोलेंस रिएजेंट है, शिफ बेस है, ये तीनों के साथ जो भी उसका वहाँ पे हो रहा है वो एक्ट कर रहा है उसमें एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, टोलेंस रिएजेंट क्या है, शिफ रिएजेंट क्या है, और ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों जो मैंने अभी कहे आपसे कि फेलिंग सॉल्यूशन है, टोलेंस रिएजेंट है, शिफ रिएजेंट है, ये तीनों हम यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिकॉज अगर आपने देखा तो अल्डिहाइड और कीटोन, ये जो है अल्डिहाइड कीटोन दोनों में भी कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस वहाँ पे होता है। सो हाउ वी कैन डिटरमाइन द गिवन सब्सटेंस इज अल्डिहाइड और हाउ वी कैन डिटरमाइन द गिवन सब्सटेंस इज कीटोन। ठीक है, बेसिकली अल्डिहाइड और कीटोन को एक दूसरे से आपको क्या करना है, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। मतलब दिया हुआ कंपाउंड है आपके पास और उसमें आपको अल्डिहाइड दे के रखा है या कीटोन दे के रखा है, किसे पता है। तो अल्डिहाइड है या कीटोन है, ये अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, लेबोरेटरी टेस्ट से आपको आइडेंटिफाई करना है, सो यू हैव टू परफॉर्म दीज काइंड ऑफ टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन, उसके बाद टोलेंस रिएजेंट, उसके बाद शिफ रिएजेंट। तीनों के तीनों जो है यहाँ पे वो सिर्फ अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन दिखा सकते हैं, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि तीनों के तीनों यहाँ पे जो भी दिखाई देंगे कि कीटोन्स जो होते हैं ये जैसे फेलिंग सॉल्यूशन है, टोलेंस रिएजेंट है, शिफ रिएजेंट है, दे एक्ट्स एज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। कीटोन उनके साथ रिएक्शन कभी नहीं दिखा पाएगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ भी इस पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हम काम चला सकते थे, बट यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ी है। और वही आपको दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे टेस्ट वहाँ पे मिल सकते हैं कि जिसकी वजह से अल्डिहाइड और कीटोन को आप क्या कर सकते हो, लैब टेस्ट से पहचान सकते हो कि दिया हुआ कंपाउंड अल्डिहाइड है या दिया हुआ कंपाउंड आपका कीटोन है। ठीक है, सो यहाँ पे एक पॉइंट है कि फेलिंग सॉल्यूशन है, टोलेंस रिएजेंट है, शिफ रिएजेंट है, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं कि जो टेस्ट कभी भी नहीं देंगे कीटोन के साथ। कीटोन के साथ अगर हम बोलें तो फेलिंग, टोलेंस, शिफ रिएजेंट, दे एक्ट्स एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कीटोन के ऊपर उनका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। कीटोन एज इट इज़ रहेगा, कीटोन उनके साथ रिएक्शन नहीं देगा। सिर्फ अल्डिहाइड की रिएक्शन हो सकती है फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट या शिफ रिएजेंट के साथ।
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आप नोट डाउन करो कि लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन में कार्बोनिल कंपाउंड दोनों में भी प्रेजेंट है, ठीक है, बट लास्ट में वो कीटोन है या अल्डिहाइड है ये कंफर्म करने के लिए आप तीनों में से एक कोई भी टेस्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे फेलिंग सॉल्यूशन की टेस्ट है वो यूज़ कर ली, टोलेंस रिएजेंट की टेस्ट यूज़ कर ली, शिफ रिएजेंट आपने यूज़ कर लिया, तो आपको पता चल सकता है कि वो पॉजिटिव टेस्ट अगर मिल रही है तो वो अल्डिहाइड की तरफ मूव कर रहा है। अगर वहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिली है, कुछ भी कलर चेंज नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो वो कंफर्म वहाँ पे क्या है, कीटोन है। मतलब प्राइमरी बेसिस पे अगर बोलो तो कंफर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं लैब टेस्ट में, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट एंड शिफ रिएजेंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्टली क्या है, कैसे वहाँ पे वो काम करता है। फेलिंग सॉल्यूशन और अल्डिहाइड एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये सब पॉइंट्स जो है ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले। देखो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, टार्टारिक एसिड कॉम्प्लेक्स ऑफ क्यूप्रिक आयंस। टार्टारिक एसिड कॉम्प्लेक्स ऑफ क्यूप्रिक आयंस मतलब टार्टारिक एसिड का प्रेजेंस उसमें होगा, ठीक है। बेसिकली टार्टारिक एसिड कॉम्प्लेक्स ऑफ क्यूप्रिक आयन, इतना याद रखो क्योंकि ये कई बार सेंटेंस में वगैरह पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फेलिंग सॉल्यूशन, इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है कि फेलिंग सॉल्यूशन इज़ अ टार्टारिक एसिड कॉम्प्लेक्स ऑफ क्यूप्रिक आयंस। नेक्स्ट है फेलिंग सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेलिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, एक्वस CuSO4, पता है हमें ये कि एक्वस CuSO4 ब्लू कलर का होता है। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या लेते हैं हम, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम टार्टारेट, ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम टार्टारेट, ठीक है। अब इसे क्या कहा जाएगा, रॉशेल सॉल्ट कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, रॉशेल सॉल्ट कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फेलिंग सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होता है दो सॉल्यूशन से, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है आपका नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम टार्टारेट विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज अ रॉशेल सॉल्ट, कॉमनली कॉल्ड एज अ रॉशेल सॉल्ट। नेक्स्ट देखो अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होती है कि वो दी है, अल्डिहाइड और फेलिंग सॉल्यूशन इफ़ वार्म विथ ईच अदर। अल्डिहाइड लिया है, फेलिंग सॉल्यूशन लिया है, वहाँ पे वार्म किया है, हीट दी है, डीप ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन लॉस्ट। पहले कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर, ये जो CuSO4 है ना इसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर ही वहाँ पे ब्लू होता है। एंड रेड PPT ऑफ Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड इज फॉर्म। Cu2O यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ब्लू कलर था पहले, क्या हो गया, रेड हो गया। अब ब्लू कलर पहले था बट वो रेड हो गया, इसका मतलब अल्डिहाइड का प्रेजेंस वहाँ पे है और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो चुका है और अल्डिहाइड एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब अल्डिहाइड कैन रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन को उसने क्या किया है, वहाँ पे रिड्यूस किया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि अल्डिहाइड और फेलिंग सॉल्यूशन जब एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो यू विल गेट फर्स्टली डीप ब्लू कलर होता है, धीरे धीरे वो डीप ब्लू कलर विल कन्वर्ट इनटू रेड प्रेसिपिटेट। रेड प्रेसिपिटेट किस चीज़ का मिलता है ये पूछा जाता है, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट वहाँ पे मिलता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर डिक्रीजेस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर डिक्रीजेस फ्रॉम +2 to +1। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, +2 to +1 में वो कम हुआ है, ठीक है। मतलब पहले +2 था और बाद में वो +1 हो गया। एरोमेटिक अल्डिहाइड आर नॉट रिड्यूस्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन, FS मतलब फेलिंग सॉल्यूशन। एरोमेटिक अल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका भी पॉइंट याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि कॉपर जो होता है वो कॉपर की स्टेट जो है वो +2 से +1 होती है,
फेलिंग में, ठीक है। मतलब आप खुद ही ये देखो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो अगर आपके क्लियर होंगे ना बच्चों, तो ये समझने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सेंस में भी देखते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस के सेंस में भी देखते हो। तो वो अगर आपको क्लियर हो जाए कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, देन दीज थिंग्स आर वेरी वेरी ईजी, ठीक है। बट अभी अगर नहीं क्लियर है तो इतने पॉइंट्स तो याद रखो कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है कॉपर का वो डिक्रीज़ हो रहा है +2 से लेके +1 तक। एरोमेटिक अल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं दिखा सकते, फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? हमें पता है कि एरोमेटिक अल्डिहाइड में है वहाँ पे बहुत से, वहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरोमेटिक अल्डिहाइड जो होते हैं दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। रिएक्शन दी है, अल्डिहाइड लिया है, यहाँ पे Cu2+ सिर्फ लिखा है, CuSO4 एक्चुअल लिखना हो तो लिख सकते हो, और अल्कलाइन सॉल्यूशन है, अल्कलाइन मतलब यहाँ पे OH- मिलेगा, वही रिप्रेजेंट किया है, जो जो रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है वो। नेक्स्ट है CH3COO-, मतलब क्या है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया। Cu2O आपको मिला है, रेड प्रेसिपिटेट, एंड H2O का फॉर्मेशन आपको मिला है। अब खुद आप यहाँ पे देखो Cu2+ था, ठीक है, 2+ है, यहाँ पे Cu2O मतलब Cu और O अगर आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे -2 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये वाला हो गया यहाँ पे 2, मतलब ये जाके 1, Cu का +1 वहाँ पे हो गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अबाउट फेलिंग सॉल्यूशन। अल्डिहाइड्स रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, अल्डिहाइड रिड्यूस करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन को। जब वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ वार्म किए जाते हैं अल्डिहाइड्स, तब डीप ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल gradually disappears and formation of red PPT will be seen, ठीक है। रेड PPT इज ऑफ विच काइंड ऑफ सब्सटेंस, क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O जो है उसका वो ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने देखा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर चेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर चेंजेस फ्रॉम +2 to +1, +2 to +1 कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अल्डिहाइड्स, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स डू नॉट रिड्यूस बाय फेलिंग सॉल्यूशन, वो फेलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस नहीं हो सकते। देर आर नंबर ऑफ रीजंस, don't think on that reasons now because it is not very important to know the reason why aromatic aldehydes are not reduced by failing solution, ठीक है, अभी वो important नहीं है, but just try to recall that particular point कि aromatic aldehydes they do not reduce by failing solution, ठीक है। So this is all about failing solution. Now we will move towards Tollens reagent. Now टोलेंस एंड शिफ रिएजेंट दोनों के बारे में एक ही बार यहाँ पे देख लेंगे। टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन दोनों की अगर कंपैरिजन करो तो दोनों भी टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन दोनों की अगर कंपैरिजन करो तो दोनों भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, बट उसमें भी अगर थोड़ा पावरफुल है तो ये टोलेंस रिएजेंट है। टोलेंस रिएजेंट इज़ पावरफुल देन फेलिंग सॉल्यूशन। अब यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिएकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इसे कहा जाता है। टोलेंस रिएजेंट इज़ व्हाट, अमोनिएकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, याद रखो। अब यहाँ पे सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स अमोनिएकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मतलब टोलेंस रिएजेंट होता है। टोलेंस रिएजेंट TR, टोलेंस रिएजेंट इज़ पावरफुल देन फेलिंग सॉल्यूशन। मैंने पहले भी कहा आपको कि फेलिंग सॉल्यूशन है, टोलेंस रिएजेंट है, दोनों के दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, बट उसमें भी अगर कंपैरिजन करनी है आपको कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टोलेंस रिएजेंट, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज टोलेंस रिएजेंट इज मोर पावरफुल देन फेलिंग सॉल्यूशन,
ठीक है। सो यहाँ पे TR मतलब टोलेंस रिएजेंट है, FS मतलब फिलिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट कैसे फॉर्म होता है, वो हम फॉर्म कैसे करते हैं, टोलेंस रिएजेंट एक तरीके का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों भी वहाँ पे हम मिक्स करते हैं एंड यू विल गेट अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विच वी कॉल इट एज अ टोलेंस रिएजेंट। लैबोरेटरी नेम है उसका वो टोलेंस रिएजेंट। अब देखो क्या होता है एग्जैक्टली थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जब अल्डिहाइड और टोलेंस रिएजेंट को वार्म किया जाता है, वार्म करने के बाद यू विल गेट ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ऑन इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब आपने ली है, टेस्ट ट्यूब में गिवन सैंपल है अल्डिहाइड का और उसमें आपने क्या डाला है, एक्चुअली सैंपल है और उसमें आपने टोलेंस रिएजेंट डाला है। टोलेंस रिएजेंट डालने के बाद थोड़ा सा वार्म करना है उसको। वार्म करने के बाद अगर दो चीज़ें आपको मिली उसमें से एक ये है कि अगर इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब जो है वो वहाँ पे कवर हो जाती है, सिल्वर लाइनिंग से वो कवर होती है। देखो सिल्वर ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ऑन इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ब्राइट सिल्वर मिरर जैसा वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन हो गया, गिवन कार्बोनिल कंपाउंड इज अल्डिहाइड। नेक्स्ट है ग्रेइश ब्लैक प्रिपिटी भी मिल सकता है। थोड़ा सा अगर वार्मनेस ज़्यादा हो गया ना तो वो जो सिल्वर मिरर वहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना इनर साइड में, कन्वर्ट हो जाता है ग्रेइश ब्लैक पीपीटी में। ग्रेइश ब्लैक पीपीटी भी अगर मिलता है तो भी कंफर्म हो गया है कि गिवन कार्बोनिल कंपाउंड इज अल्डिहाइड, इट इज़ नॉट अ कीटोन, ठीक है, इट इज़ एन अल्डिहाइड। ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। कई बार आप देखोगे मतलब आगे भी पढ़ोगे वहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है। सिल्वर मिरर टेस्ट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड अल्डिहाइड इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्डिहाइड ग्रुप है उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट में आप सिल्वर मिरर टेस्ट का इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे रिएक्शन दी है, अल्डिहाइड लिया है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मतलब टोलेंस रिएजेंट लिया है। बेसिक मीडियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, OH माइनस है। यहाँ पे C ये जो है यहाँ पे अल्डिहाइड का एसीटेट आयन फॉर्म हुआ मतलब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। Ag मतलब PPT फॉर्म हुआ है, वही PPT की वजह से ही इनर लाइनिंग पे आपको सिल्वरी अपीयरेंस दिखाई देता है या तो फिर ग्रेइश कलर का PPT वहाँ पे दिखाई देता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली, वाटर एंड अमोनिया बाहर निकल जाता है। तो ये जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर एक टेस्ट दी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर का भी जो भी स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो चेंज हो रहा है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वहाँ पे यहाँ पे +1 था, यहाँ पे वो 0 हो गया, यहाँ पे वो 0 हो गया मतलब कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो रिडक्शन तो हुआ है ये तो हम बोल सकते। टोलेंस रिएजेंट मतलब अल्डिहाइड कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट का वहाँ पे रिडक्शन हुआ है और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन वहाँ पे हो चुका है। अब ये पॉइंट टोलेंस रिएजेंट के आपको याद रखने। टोलेंस रिएजेंट इज़ व्हाट देन? टोलेंस रिएजेंट इज़ नथिंग बट योर अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कैसे फॉर्म होता है? सिल्वर नाइट्रेट लेना है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ठीक है। किस तरीके से रिएक्शन में आपको दिखता है कि अल्डिहाइड का प्रेजेंस है। अगर अल्डिहाइड का प्रेजेंस होगा तो अगर आपने उसमें टोलेंस रिएजेंट डाला सैंपल में, सैंपल जिसको आपको डिटेक्ट करना है कि वो अल्डिहाइड है या कीटोन, सैंपल में अगर आपने वहाँ पे टोलेंस रिएजेंट डाल दिया, टोलेंस रिएजेंट डालने के बाद आपको ये समझ में आता है कि थोड़ी देर के बाद वार्म करने के बाद इनर लाइन ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे सिल्वर मिररी अपीयरेंस दिखाई देता है और ग्रेइश ब्लैक पीपीटी वहाँ पे दिखाई देता है। सो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। सो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी है सिल्वर की, वो भी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। देखो आप यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0 हो गई, तो वो भी वहाँ पे समझ में आ रहा है। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है और टोलेंस रिएजेंट कैन बी इजीली रिड्यूस बाय अल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है टोलेंस रिएजेंट। तीसरा है यहाँ पे शिफ रिएजेंट विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, बहुत बार इस्तेमाल भी करते हैं। फेलिंग टोलेंस वैसे ही शिफ रिएजेंट का भी इस्तेमाल होता है।
शिफ रिएजेंट इज़ अ कलरलेस सॉल्यूशन। एक्चुअल में वो कलरलेस है। कैसे फॉर्म होता है? ऑब्टेन बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड थ्रू मैजेंटा कलर्ड पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, मतलब वहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन है। फॉर्म कैसे करते हैं? पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक सॉल्यूशन होता है, उसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड पास करना है। जैसे ही पास करोगे जो मिक्सचर मिलेगा इट इज़ योर शिफ रिएजेंट। अब शिफ रिएजेंट अल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है? अल्डिहाइड के साथ जब वो ट्रीट होता है तो उसका जो मैजेंटा कलर है वो रिस्टोर हो जाता है, फिर से मैजेंटा कलर वहाँ पे रिस्टोर होता है। मतलब अल्डिहाइड जो होगा वो अल्डिहाइड जो होगा शिफ रिएजेंट अल्डिहाइड को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब तीनों के तीनों जितने भी हमने अभी देखे तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट रहेंगे। उसमें सबसे पहले मैंने कहा था ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड्स का जो ऑक्सीडेशन वहाँ पे होता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, देन डाइल्यूट HNO3, क्रोमियम ऑक्साइड, ये जो है इनकी वजह से अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड दैट कार्बोक्सिलिक एसिड विल कैरी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन अल्डिहाइड। ठीक है, बट कीटोन का अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है तो थोड़ा सा मुश्किल है। कीटोन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। उसके लिए विगरस ऑक्सीडेशन होना एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ होना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं CrO3, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं, एंड कीटोन का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे ही कन्वर्जन होता है हमें समझ में आएगा कि कीटोन में अगर 3 कार्बन एटम्स रहेंगे तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको 2 ही कार्बन एटम्स मिलेंगे। सिंपल कीटोन के केस में अगर मिक्स्ड कीटोन है वहाँ पे तो वो कुछ अलग अलग ही कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोनिल ग्रुप का होते हुए भी, कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस होते हुए भी आप क्या कर सकते हो? अल्डिहाइड और कीटोन को वहाँ पे अलग कर सकते हो। जैसे फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट एंड शिफ रिएजेंट, तीनों के तीनों अल्डिहाइड से ही पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं। कीटोन के साथ वो रिएक्ट नहीं होंगे बिकॉज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वो। और कीटोन के केस में हमें पता है कि कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को कन्वर्ट नहीं कर सकता या कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। दैट्स इट, ये हमने आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन है वो कंप्लीट करेंगे, और ये जो भी वहाँ पे है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अल्डोल के वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश हम करेंगे।